Assalamualaikum students. Today we will start our next chapter, chapter 15, organic compounds. This chapter is a basic introductory chapter about organic compounds and organic chemistry. You're also familiar with this organic compounds and organic chemistry. You have studied in class 10th in detail about these organic compounds. First of all, when we are starting this chapter, we will discuss the oldest definition of organic compounds. The oldest definition of organic compounds was those substances which are obtained or which are derived from animals and plants. They are called as organic compounds. साइंटिस्ट का प्रीवियसली यही कॉन्सेप्ट था 1928 से पहले कि जिस कंपाउंड को आप एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं या जो कंपाउंड एनिमल और प्लांट ओरिजिन का है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. और जिस कंपाउंड को आप लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं, डेट इज़ प्योरली एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो 1928 से पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते थे. लेकिन 1928 में वूलर साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया एंड इट वाज यूरिया. वूलर ने जब यूरिया को, जो कि प्योरली इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स थे, जब उनसे यूरिया को सिंथेसाइज किया लेबॉर्ट्री में, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन चेंज होगी आफ्टर 1928. और उसके बाद जब फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, मैंने इसेंशियली की टर्म यूज़ की है. इसेंशियली मीन कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर इन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं, सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इससे पहले आपने बहुत सी जगहों पे डेफिनेशन पढ़ी होगी कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जब आप इसको डिफाइन करेंगे, तो दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन are called as organic compound, but some other elements may also be present along with these. अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन तो है, लेकिन इसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब एक और एग्जांपल है जैसे सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट में कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सो अगेन दिस इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं. जैसे नेक्स्ट कंपाउंड है C6H6. अब इस कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज C2H6O. अब इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. सम अदर एलिमेंट्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट, सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज CH3NH2. अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड हो, डायरेक्ट लिंकेज हो, तो फिर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं है, हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड या लिंकेज के थ्रू प्रेजेंट नहीं है, देन दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. So next we will discuss about the sources of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास 4 मेन सोर्सेज हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में से, अपनी नेचर में से ऑब्टेन कर सकते हैं. अब उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ फॉसिल रिमेन्स और फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल रिमेन्स और फॉसिल फ्यूल्स के नेम से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. अब हम देखते हैं कि ये कैसे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. फॉसिल फ्यूल से हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उसमें एग्जांपल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अब कोल जो है, कोल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोल के साथ हम एक प्रोसीजर करते हैं या एक हम ट्रीटमेंट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम जब कोल की परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारे पास जो मेन सब्सटेंसेस आते हैं, कोक है, कोल तार है, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं. तो इस तरह से हम कोल से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी. जो सेकंड हमारे पास सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स में, दिस इज़ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो है ये बहुत ही, कोल की तरह पेट्रोलियम भी बहुत ही डेप्थ में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड होता है. पेट्रोलियम के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इट इज़ अ यूजलेस मिक्सचर ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स.
अगर आप पेट्रोलियम को डायरेक्टली डेप्थ में से ऑब्टेन कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप पेट्रोलियम को किसी सूरत यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। उस मिक्सचर को डायरेक्टली हम कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ फिर हम एक टेक्निक फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम पेट्रोलियम में से कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे डीजल है, केरोसिन ऑयल है, बाइटुमेन है, वैक्सेस हैं, नेफ्था है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन कर लेते हैं और उनके बहुत सारे एक्सटेंसिव यूजेस हैं। फिर उनको हम डिफरेंट वेज में यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो सोर्स है फॉसिल रिमेन्स का, दिस इज़ अ नेचुरल गैस। अब आपने याद रखना है कि हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पेट्रोलियम के रेजर्वायर्स हैं, साइड बाय साइड नेचुरल गैस भी प्रेजेंट है। तो जहाँ से अगर आप पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं तो उसके साइड बाय साइड नेचुरल गैस को भी आप एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। नेचुरल गैस जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं उसमें 85% नेचुरली मीथेन प्रेजेंट होती है। बाकी जो 15% उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, दीज आर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ये कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने इसमें अपना फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने स्टडी किया है विच आर फॉसिल रिमेन्स और फॉसिल फ्यूल्स। तो इससे हमने देखा कि बहुत सारे यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल रिमेन्स में से ऑब्टेन कर सकते हैं और फिर हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, इसके मीनिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में से ऑब्टेन करते हैं। फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, अल्कोलॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। अब इन कंपाउंड्स के नेम से तो आप फेमिलियर हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स। अब इसमें एक न्यू टर्म है आपके पास, एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स दीज आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन होती है एंड दीज आर बेसिक इन नेचर। Our third source of organic compounds is partial and total synthesis. ये जो पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस है, इसमें सबसे पहले मैं आपको टोटल सिंथेसिस एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर पार्शियल सिंथेसिस और फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे हाउ दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए टोटल सिंथेसिस में मैं एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड के एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हमने जैसे एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करना है, सिंथेसाइज करना है, तो इसके लिए टोटल सिंथेसिस के केस में हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो बिल्कुल एक न्यू सब्सटेंस, एक न्यू रॉ मटेरियल होता है। जैसे इथेन, हमने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करना है, मैंने इथेन एक न्यू स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल यूज़ किया है। इथेन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही हैं जो कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किए थे। एथेनॉल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिटल्डिहाइड में या एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया है 3 स्टेप्स में, एक स्टेप में प्रिपेयर नहीं हुआ। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन 3 स्टेप्स। हमने इथेन से स्टार्ट किया, वो अल्कोहल में, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल सिंथेसिस को अब मैं आपके सामने डिफाइन करती हूँ। टोटल सिंथेसिस क्या है? कोई भी ऐसा प्रोसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना है थ्रू लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, और जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लेना है वो हमारे पास बिल्कुल एक न्यू स्टार्टिंग मटेरियल है। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने का, दिस इज कॉल्ड एज टोटल सिंथेसिस। अब पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है? अब यहीं से दरमियान में से हम किसी एक कंपाउंड को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ले लें, जैसे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को या एथेनॉल, अगर हमने इसको एज अ रिएक्टेंट, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया, ये हमारे पास, अब देखें हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल था इथेन। इथेन अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। यहीं से दरमियान में से अगर हमने एक कंपाउंड ले लिया एज अ स्टार्टिंग मटेरियल और उसकी ऑक्सीडेशन करके हमने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया, तो इस तरह का जो प्रोसीजर है दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस का मीनिंग होता है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी ऐसे प्रोसीजर के थ्रू सिंथेसाइज करना है कि जिसमें आपको एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल ले लें। तो हमारा पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस के टॉपिक में हमारा कंक्लूजन ये है कि हम अपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं
आइदर थ्रू पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस में जो हमने रॉ मटेरियल लेना है वो बिल्कुल एक न्यू रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, जिसको हम कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारे मैनी स्टेप्स के बाद फिर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो आप नेचुरली भी कहीं से ऑब्टेन कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे मैनी स्टेप्स का रिएक्शन था, आपने किसी एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस को ले लिया एज अ रॉ मटेरियल और फिर आपने अपने कंपाउंड को सिंथेसाइज किया है। तो इस तरह से जितने भी हम इंडस्ट्रीज़ में रिएक्शंस करते हैं, या तो वो रिएक्शंस टोटल सिंथेसिस बेस्ड होते हैं या वो रिएक्शन पार्शियल सिंथेसिस बेस्ड होते हैं, और इनकी बेसिस पे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एम्प्लॉय करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम उन कंपाउंड्स का अल्कोहल्स में या एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है इन विच वी एम्प्लॉय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी कन्वर्ट सर्टन कंपाउंड्स इनटू विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन टेक्निक से भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, या कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पे एम्फसाइज किया है, इट इज़ कोल। कोल को हमने क्यों कंसिडर किया है? बिकॉज दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए हम थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोल के साथ हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं विच इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये मैंने पहले भी आपको इस टर्म को यूज़ किया था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग ये होता है, कोल जो कि बहुत ही डेप्थ में प्रेजेंट है, अगर हम उसको हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे आपने याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? द एब्सेंस ऑफ एयर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब हम कोल को हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर कुल कोल जो है वो कुछ कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज कंपोनेंट्स आर क्रूड कोल गैस, कोल तार, कोक, बेंजोल, साइनाइड्स, सल्फर कंपाउंड्स एंड मेनी अदर कंपाउंड्स। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कोल तार। कोल तार के साथ हम एक टेक्निक या एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स के लिए अप्लाई करते हैं। या आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कहीं पर भी कोई मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है और उसके अपने सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए जो हम टेक्निक अप्लाई करते हैं इट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को हम हीट करते हैं, जब वो बॉइलिंग पॉइंट उसका अटेन होता है तो जो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उन वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं, तो इस तरह हमने एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लिया। क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली बॉईल कर रहे हैं अपने मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को, तो जब सेकेंड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो कि कंपैरेटिवली हाई है, जब सेकेंड कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, उसके वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं, वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने किसी भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता जाता है, उन वेपर्स को हम कंडेंस करते जाते हैं, वो सेपरेट कंटेनर्स में कलेक्ट करते जाते हैं। तो कोल तार की भी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे भी हमारे पास बहुत सारे यूज़फुल कंपाउंड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोल्यूइन, xylene, naphthalene and etc. so on, so many other compounds. Now next, there are the uses of organic compounds. Organic compounds, they are used in variety of fields of our life. Number one, it is food. अब फूड में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आप इससे फेमिलियर हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये हमारे पास फूड आइटम्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। क्लोथिंग, जैसे क्लोथिंग में कहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? हमारे पास जितने भी कुछ जैसे नेचुरल फाइबर्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स में हमारे पास सिल्क है, ठीक है, वूल है, कॉटन है। उसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर्स में हमारे पास रेयॉन,
नायलॉन। तो ये जितने भी हमारे पास फाइबर्स हैं जो कि क्लोथिंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है शेल्टर। अब शेल्टर में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास वुड है, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, शेल्टर में बिल्डिंग्स में हम यूज़ करते हैं। सो ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम फ्यूल्स हैं, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने यूज़ करना है, हमारे पास डिफरेंट फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। जितनी भी हमारे पास मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम इंडस्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद नंबर 6 है इंसेक्टिसाइड्स एंड नंबर 15 हर्बिसाइड्स। जितने भी हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इनके इंसेक्ट्स को हमने या जितने भी पेस्ट हैं उनको किल करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हार्मोन्स हैं या स्टीरॉयड्स हैं, जो कि मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, अगेन दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। एंटीसेप्टिक एंड एनेस्थेटिक। एंटीसेप्टिक मीन्स के जो जर्म्स किल करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक मीन जो बेहोश करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगेन ऑल दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। नेक्स्ट है पिगमेंट्स एंड डाइज। पिगमेंट्स एंड डाइज दीज आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हम पेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं या हमने वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब के अंदर भी जैसे पिगमेंट्स हैं उन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। पेपर एंड इंक। अगेन इससे भी आप फेमिलियर हैं कि पेपर का वुड पल्प से ऑब्टेन होता है, और वुड जो है अगेन उसके अंदर सेल्यूलोज है, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके बाद नेक्स्ट है परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स। परफ्यूम्स जो हैं उसके अंदर जो डिफरेंट फ्रेगरेंसेज हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। लो बॉइलिंग लिक्विड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फ्लेवर्स में भी हम डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स में से हम डिफरेंट कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हैं प्लास्टिक्स हैं, रबर्स हैं, रेजिन्स हैं। प्लास्टिक और रबर्स अगेन दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे पीवीसी, इसका नेम आपने सुना होगा, पोली विनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक्स हैं। रबर्स भी बिल्कुल इसी तरह से। और जो रेजिन्स हैं, रेजिन्स आर बाइंडिंग मटीरियल्स। जितने भी जैसे हमारे पास ग्लूज हैं, ऑल दीज ग्लूज बाइंडिंग मटीरियल्स आर कॉल्ड एज रेजिन्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपेलेंट्स एंड एक्सप्लोसिव। अब एक्सप्लोसिव्स के नेम से तो आप फेमिलियर हैं, दीज आर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बॉम्ब्स। तो प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं? प्रोपेलेंट्स दीज आर अगेन फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, ये भी एक्सप्लोसिव होते हैं, तो इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोपेलेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं अगेन दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हर्बिसाइड्स का मैंने पहले भी आपको बताया था, इंसेक्टिसाइड्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, कि ये सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेवलपर्स, कि जितनी भी हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं या फोटोग्राफिक फिल्म्स को हम डेवलप करते हैं, उसमें जितने भी केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो लास्ट पॉइंट है, इसको अगर आप यूँ अंडरस्टैंड कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मीनिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम मीन के जैसे अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉइल से वाटर है, सनलाइट है, ये कंबाइन करते हैं, और जो फूड सिंथेसाइज हो रही होती है C6H12O6 ग्लूकोज, दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अलावा जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में देखते हैं, जो टिश्यू फॉर्मेशन हो रही होती है, वो भी सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप यूँ अंडरस्टैंड करेंगे, some organic chemistry or some organic reactions are taking place in biological system, again due to the presence of organic compounds. So students, this was all about today's lecture. I think now you will be able to have a concept about the diversity and magnitude of organic compounds in our daily life. Thank you so much.